हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो चैप्टर चल रहा था हमारा कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी भारत में जो ब्रिटिश रूल चल रहा था, और यहाँ पे हम रेफरेंस लेते हैं ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और दूसरा यहाँ पे शब्द हम यूज करते हैं बंगाल। बंगाल या बंगाल, यानी यह ब्रिटिश रूल कहाँ चला पहली बार? इंडिया में चलने से पहले बंगाल में स्थापित हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ, उसके पश्चात बक्सर का युद्ध हुआ है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्लासी का युद्ध कंप्लीट होने के बाद में जब 1757 में यह युद्ध हुआ, तो आखिरकार युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात भी बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार अंग्रेजों का नहीं था। जब बंगाल में अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं था, तो उस समय सिराजुद्दौला के बाद में, सिराजुद्दौला मर चुका है 1757 में, मृत्यु हो चुकी है उसकी। तो 1757 में मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में गद्दी पे बैठा था कौन? मीर जाफर। गद्दी पर बैठा था मीर जाफर। अब मीर जाफर जो गद्दी बैठा 1757 ईस्वी में, तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आखिरकार जब गद्दी में बैठा तो 2-2 करोड़ रुपए वह लोगों में बांट रहा है, आसपास की जागीरें प्रदान कर रहा है। तो आखिरकार ऐसा काम मीर जाफर ने उस समय किया है। तो मीर जाफर ने जब यह काम करना प्रारंभ कर दिया, उसने वहां पर सत्ता स्थापित कर ली, अपनी स्वयं की स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो अब इश्यू क्रिएट होना यहाँ पर प्रारंभ हो गए। बहुत सी प्रॉब्लम्स यहाँ होना शुरू हो चुकी है। अब बहुत सी प्रॉब्लम होना क्या शुरू हुई है यहाँ पर? अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई है कि 1757 में जब वो गद्दी पे बैठा, तो गद्दी पे बैठा तो उसने जितना खजाना था वो लुटा दिया, क्लाइव को खुश कर दिया, छोटे मोटे और अधिकारी थे उन्हें दे दिया, जागीरी दे दी। अब उसके पास तो खुद का खजाना तो बचा ही नहीं, और जो कुछ थोड़ा मोटा खजाना था वो कुछ जो सेठ थे उन्होंने लूट लिया। तो अब उसके पास कुछ स्थायी रूप से कोई खजाना था नहीं। तो उसको क्या हुआ कि जो उसने बात कर रखी थी अंग्रेजों से कि मैं आपको हर साल इतना पैसा दूंगा, आपको मैं इस तरीके से धन से भर दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वह वादे वो पूरे नहीं कर पाया। अब मीर जाफर वादे पूरे नहीं कर पा रहा था। तो इसके कारण क्या हुआ कि 1760 तक ही ये बातें चल पाई, केवल 3 साल। 1757 में ये बातें हुई, तो 1760 ईस्वी तक यह बातें चल पाई। अब 1760 ईस्वी तक यह रहा। अब मीर जाफर क्या हुआ कि मीर जाफर को दिक्कत क्या हुई कि इसे देने थे प्रतिवर्ष, इसे प्रतिवर्ष अंग्रेजों को कितना पैसा देना था? 5 से 6 लाख रुपए लगभग, यानी 5 से 6 लाख रुपए इसे देने थे। और इस टाइम में उसने बकाया कितने थे इसके, यानी 1760 ईस्वी तक इसके बकाया थे 25 लाख। इसके पास बकाया चल रहे थे, इसने 25 लाख नहीं चुकाए। न तो यह हर साल 5-6 लाख रुपए चुका पा रहा था, न वो पहले का बकाया हुआ चुका पा रहा था। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज कंपनी बड़ी परेशान हो गई। अब वो सोच रही थी कि आखिरकार हमें तो धन से मतलब है, कोई भी शासक हो, हमें तो उससे मतलब है ही नहीं, तो हमें तो पैसा चाहिए। तो मीर जाफर जब पैसा नहीं दे पाया, तो मीर जाफर के जो जवाई थे उनको मीर कासिम, इसको ऑप्शन खोला गया। हुआ कैसा? बहुत ही गुपचुप तरीके से ऐसे काम किए गए, बहुत ही आराम से, बहुत ही शालीनता से, इतने कि कह सकते हो मेमने की खाल में भेड़िए छुपे हुए थे। इन्होंने क्या किया, बड़ी आसानी से बातें करना शुरू की, बहुत सरल सरल बातें करना शुरू की। उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को बुलाया और मीर कासिम से क्या किया, संधि कर ली। मीर कासिम से इन्होंने क्या किया, संधि कर ली, ट्रीटी कर ली इनके साथ। अब संधि क्या की है आप जानते हैं इनके साथ, कि हम आपको क्या करेंगे, पहला लोग तो यही देते हैं कि हम आपको बादशाह बनाएंगे। कहाँ का बनाएंगे? बंगाल का। हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो अंग्रेजों को बड़ा भ्रम था कि हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि आखिरकार कासिम को भी यह लोभ दिया कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे।
तो बंगाल का नवाब तो बनेगा, पर अब उसे बंगाल का नवाब बनेगा तो आखिरकार क्या करना है बंगाल का नवाब बनने के लिए? अंग्रेज तो यहां बात करेंगे ना, आखिरकार व्यापारी है, तो बंगाल का नवाब बनेंगे तो उसके लिए उसने क्या करना था कि इससे बोला मीर कासिम को कि हमें दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करनी है। यानी अंग्रेज उस समय क्या है कि फ्रांसीसियों से युद्ध कर रहे थे। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि आखिरकार जब 1756 ईस्वी में क्लाइव आता है, सेना लेकर आता है, तो कौन सी सेना लेकर आता है? फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए जो सेना गठित थी वो सेना लेकर आता है। तो वो सारी सेना का प्रयोग तो वो बंगाल में कर चुका है, जितना भी सामर्थ्य, जितना भी खजाना है वो सारा लुट गया। अब उसने क्या था कि उसने ये देखा कि अब हमें दक्षिण में ध्यान देना, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करनी है, फ्रांसीसियों से लड़ना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पैसे की जरूरत है। तो उसने बोला कासिम आप हमें ना दक्षिण भारत विजय के लिए क्या करें? 5 लाख रुपए दें। कितने रुपए दें? आप हमें लड़ने के लिए 5 लाख रुपए दे दीजिए। अब उसको किस चीज के लिए चाहिए? दक्षिण भारत पर अभियान के लिए। दक्षिण भारत में उन्हें जीतने के लिए 5 लाख रुपयों की आवश्यकता थी। अब 5 लाख रुपए तो उन्हें मिलने थे ही, परंतु उसके अलावा क्या चाहिए था इन्हें कि इन्हें इसके अलावा व्यापारिक अधिकारों में वृद्धि, व्यापारिक अधिकारों में वृद्धि। बंगाल क्षेत्र में व्यापारिक अधिकारों में वृद्धि चाहिए थी, व्यापार के लिए इनके अधिकार अधिक हो जाने चाहिए थे। फिर अगली शर्त इन्होंने क्या रखी? अगली शर्त इन्होंने रखी कि जो बंगाल है ना, बंगाल, वहां पे जो आप चूना उत्पादन करते हो, चूना उत्पादन का 50-50 कर लें, यानी 50% आप देखें, 50% हमें दे दें। यानी अब वह बंगाल के चूने को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। अब सब चीजों पे अधिकार जमाने के बाद में वह बंगाल में अपने आप को और अधिक सशक्त करना चाहते थे। फिर इसमें यानी चूने में 50-50, यानी जो चूना है, तो चूने के व्यापार में इनको क्या चाहिए? 50-50% की साझेदारी चाहिए, तो यह भी उन्हें चाहिए। अब अगली जो उन्होंने क्या बात बोली कि देखो आपका तो ससुर है जाफर, आखिरकार मीर जाफर आपके ससुर हैं, तो इनको क्या करेंगे? हम देंगे, हम नहीं, सॉरी, आप देंगे, हमारे थ्रू आप देंगे 15,000 रुपए। 15,000 रुपए। अब आखिरकार बंगाल का नवाब रहा है कुछ समय के लिए, इसको रिटायरमेंट देना है, तो 15,000 रुपए हम क्या करते हैं? इसकी वार्षिक पेंशन बांध देते हैं। किसकी है वार्षिक पेंशन? जाफर की। मीर जाफर की वार्षिक पेंशन कितनी बांधी गई? 15,000 रुपए वार्षिक, यानी 15,000 रुपए इसे साल के दिए जाएंगे अपना जीवन यापन करने के लिए। तो इन सभी शर्तों पर मीर कासिम ने हां कर दी। अब एकदम से 1760 में क्या हुआ? अंग्रेज सेना सहित कहां पहुंचे? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद पहुंच के क्या किया? जाफर को तो गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। तो इस प्रकार 1760 ईस्वी में हुआ सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन किसका हुआ? जाफर की सत्ता किसके हाथ में गई? कासिम के हाथ में। अब बंगाल का नवाब कौन बन गया? मीर कासिम। और यह बंगाल का नवाब कब तक बना रहा? यह बंगाल का नवाब बना रहा 1764 ईस्वी तक। 1764 ईस्वी तक बंगाल का नवाब बना रहा। तो 1757 तक, 1757 में सिराजुद्दौला की मृत्यु होगी, 1757 से 1760 मीर जाफर, और 1760 से लेकर 64 तक 4 साल तक मीर कासिम क्या रहा? बंगाल का नवाब बना रहा। तो इस प्रकार एक तरह से देखा जाए तो मीर कासिम को बंगाल के नवाब बनाने का लोभ देकर
आखिरकार अपने पक्ष में कर लिया गया और 1760 ईस्वी में मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया गया। और इसमें युद्ध नहीं हुआ इनका, सेना देखकर मीर जाफर खुद दब गया, वह भी समझ गया कि आखिरकार इन लोगों का क्या भरोसा करना है। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी स्वेच्छा से ही मीर जाफर ने सत्ता छोड़ दी और अब बंगाल का नवाब बन गया मीर कासिम। अब मीर कासिम क्या हुआ, बंगाल का नवाब बन चुका है। तो मीर कासिम के साथ दिक्कत कब शुरू हुई? मीर कासिम है अब बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब बन गया है। कब बना? 1760 में बना बंगाल का नवाब। गद्दी पे बैठते ही, ये राजाओं के शौक होते हैं कि गद्दी पे बैठे और पैसे बांटना शुरू। तो जितने भी लोग थे, वो जितने भी लोगों ने इसको सहायता की बंगाल का नवाब बनाने के लिए, उनको पैसे लुटाए गए, अच्छे से पैसे लुटा दिए। गद्दी पे बैठते ही पता चला कि बंगाल की वास्तविक सत्ता क्या है, आखिरकार बंगाल में उसकी स्थिति क्या है। तो पहली बात, जब मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया गया तो उसे पहली चीज तो ये महसूस हुई कि बंगाल की जो गद्दी है वो सुरक्षित नहीं है, बंगाल की गद्दी सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार जाफर को हटाया गया उस प्रकार मुझे भी हटा सकते हैं, मेरी कोई विशेष छाप नहीं है, अगर मेरे से कोई ज्यादा पैसे देगा तो कंपनी उससे बैठा देगी। तो यह प्रमुख बिंदु था कि आखिरकार मीर कासिम ने इस बात पर सोचा कि आखिरकार ये चीजें मेरे साथ भविष्य में भी हो सकती हैं। अब इन प्रॉब्लम्स के कारण ही उसने आगे जाके अलग से डिसीजन लिए हैं। अब उसके बाद में मीर कासिम गद्दी पे बैठता है। मीर कासिम गद्दी पे बैठने के बाद में होता यह है कि मीर कासिम जैसे ही गद्दी पे बैठता है तो यह देखता है कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना चाहता है। व्यापारिक एकाधिकार चल रहा था जो अंग्रेजों के पास था और जो दस्तक उन्हें प्राप्त था, उस दस्तक के बलबूते जो जितना व्यापारिक शोषण कर रहे थे तो उससे बड़ा परेशान था। क्यों परेशान था? कि मीर कासिम जब गद्दी पे बैठा तो उसने ये देखा कि उससे भू राजस्व इतना प्राप्त नहीं हो रहा, यानी भूमि से उसे धन प्राप्त नहीं हो रहा। तो उसे धन किससे प्राप्त होता? उसे धन प्राप्त होता व्यापार से। जो व्यापार से बाहर से माल आता था उन पे जो टैक्स लगाते थे उस पे होता था। तो अंग्रेज क्या होते थे? अंग्रेज तो खुद का व्यापार तो फ्री में कर ही रहे थे, दूसरों का व्यापार भी फ्री में करवा रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि उसे व्यापारिक हानि हो रही थी। जब उसे व्यापारिक हानि हो रही थी तो स्थानीय व्यापारियों से उसे धन चाहिए था। फिर अब दूसरा ऑप्शन कौन बचे? स्थानीय व्यापारी। तो उन्होंने क्या बोला कि आप हमसे टैक्स ले रहे हो 100 रुपए, 30 रुपए में हमारी चुंगी ये ले जाते हैं, हम आपको 100 रुपए चुंगी के क्यों दें? 30 रुपए में ये काम कर रहे हैं अंग्रेज, तो हम 30 रुपए में काम करवाएंगे, आपसे क्यों करवाएंगे? आप तो यानी अंग्रेजों को जब ये सब कुछ दे रहे हैं तो अंग्रेजों के साथ ही आप रह रहे हो, अंग्रेजों से ले लो पैसे, अंग्रेजों से आप यानी जो धन चाहते हो अंग्रेजों से क्यों नहीं लेते? अंग्रेजों को तो आपने फ्री कर रखा है, हमसे पैसा मांगते हैं, तो आखिरकार ये दोगला व्यवहार क्यों? तो आखिरकार स्थानीय व्यापारी से उसे पैसा नहीं मिल पा रहा, अंग्रेज दे नहीं रहे। तो उस समय मीर कासिम का सबसे साहसिक कार्य था। साहसिक कार्य क्या था कि उसने स्थानीय व्यापारियों को दे दिया दस्तक। अब टैक्स फ्री, अब सारा व्यापार टैक्स फ्री, आपको किसी को टैक्स नहीं देना, मैं खेती से ले लूंगा। अब इससे हुआ क्या कि अंग्रेजों को हो गई जलन, और क्या किया? विरोध किया उन्होंने। जलन हुई क्योंकि अब तक व्यापारिक एकाधिकार तो इनको प्राप्त था। जब स्थानीय भारतीय व्यापारियों को भी जब व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता मिल गई, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ा, उन्हें दस्तक नहीं देना पड़ा, तो उससे क्या हुआ कि उससे उनके अंदर जलन जागी कि आखिरकार
लिए ऐसा क्यों नहीं? तो उन्होंने विरोध किया कि आखिरकार आप यह जो आदेश है इसे वापस लीजिए, इस आदेश को अगर आप वापस नहीं लेंगे तो हमें व्यापारिक हानि होगी और व्यापारिक हानि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने आपको गद्दी पर बैठाया था तो इससे क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो उसने व्यापारिक एकाधिकार का अंत किया, अंत के लिए प्रयास किए। फिर इससे क्या हुआ, 1763 ईस्वी से अब कह सकते हो अंग्रेज व कासिम में झड़प, यानी इनके बीच में लड़ाइयां होना शुरू कब से हो गई? 1763 ईस्वी से इनके बीच में होने लग गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सेना लेकर आए और सेना सहित कहां है अंग्रेज? सेना लेकर आए मुर्शिदाबाद। परंतु क्या हुआ कि कासिम भाग गया। अब उसने यानी कासिम, क्योंकि बंगाल का नवाब था, मुर्शिदाबाद में था, तो जब अंग्रेज सेना लेकर आए तो वह भाग गया वहां से। अब भागकर इसने क्या की, शरण ली। कासिम ने मुर्शिदाबाद यानी बंगाल से भागने पश्चात शरण ली किसके यहां? अवध में। शरण कहां ली? अवध में। अवध में उस समय नवाब कौन था? सुजाऊ दौला। बंगाल का नवाब था उस समय सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला के यहां उसने शरण ली। इस प्रकार कासिम का पलायन हुआ बंगाल से और उसे कहां शरण लेनी पड़ी? अवध में। अवध जाकर उसे शरण लेनी पड़ी। अब हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध की। कारण तो हम इसमें बता चुके हैं आखिरकार क्या कारण रहे होंगे, परंतु अब हम बात करते हैं आखिरकार इनके मध्य जो यानी युद्ध है, युद्ध कैसे हुआ, युद्ध में कौन कौन था। तो युद्ध जो है वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। अब इस युद्ध में कौन था? तो इस युद्ध में तो एक था अंग्रेज, एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ था कासिम, मीर कासिम। अब यहां पे अंग्रेज अकेला तो था नहीं, तो अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? उस समय सेनापति था मुनरो। जैसे कि प्लासी के युद्ध के समय क्लाइव था, उस प्रकार बक्सर के युद्ध के समय था मुनरो। और कासिम के साथ साथ कौन थे? कासिम। कासिम कौन है? बंगाल का नवाब। ठीक है, कासिम है बंगाल का नवाब। फिर प्लस सुजाउदौला। सुजाउदौला कौन है? सुजाउदौला है अवध का नवाब। यह है अवध के नवाब हैं। सुजाउदौला उस समय अवध का नवाब है जिसने कासिम को शरण दी थी। फिर अगला व्यक्ति है वो है शाह आलम। उस समय कौन है? ये है मुगल बादशाह। उस समय का मुगल बादशाह था शाह आलम। तो इन तीनों की संयुक्त सेना थी, मीर कासिम, सुजाउदौला और शाह आलम। इन तीनों की संयुक्त सेना ने आक्रमण किया था। किससे युद्ध किया था? अंग्रेजों से। अंग्रेज सेनापति था मुनरो। अब अंग्रेजों की सेना में कुल सैनिक थे एक, यानी टोटल सैनिक कितने थे? 7027 सैनिक थे।
7,027 सैनिकों का युद्ध हुआ, 40 से 50,000 की सेना, लगभग 40 से 50,000 की सेना थी, उसका युद्ध हुआ 7,000 सैनिकों से। और विजय किसे मिली? इस युद्ध में विजय मिली मुनरो को, यानी अंग्रेज इस युद्ध में विजयी रहे। तो इस प्रकार बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कहां हुआ? अब स्थान बक्सर कहां है? बक्सर है पटना के समीप। पटना के समीप यह युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुआ। सेनापति अंग्रेजों का था मुनरो, वहीं दूसरी ओर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम, इन तीनों की संयुक्त सेना थी। शाह आलम उस समय का मुगल बादशाह, तत्कालीन मुगल बादशाह। सुजाउद्दौला उस समय अवध का नवाब है। कासिम बंगाल का नवाब है। और इन तीनों की संयुक्त सेना थी 40 से 50,000 की सेना थी। और उधर अंग्रेजों की सेना थी 7,027। और इस युद्ध में विजय किसे प्राप्त हुई? मुनरो को। इस प्रकार बक्सर का युद्ध पटना के समीप हुआ और इस युद्ध में कासिम की पराजय हुई। अब हम यह चर्चा करेंगे कि आखिरकार कासिम, एक बात कही जाती है, एक लोग क्वेश्चन काफी बार बनता है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा अभी। और पहले मैं कासिम की मृत्यु बता देता हूं। अब कासिम की मृत्यु क्या हुई? कासिम की मृत्यु युद्ध में नहीं हुई है। 1777 ईस्वी में, 1777 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई है। तो कासिम की मृत्यु युद्ध स्थल में नहीं हुई है, जबकि इसकी मृत्यु कहां हुई है? 1777 ईस्वी में हुई थी कासिम की मृत्यु। तो यह काफी समय तक इधर उधर भटकता रहा, इसको कहीं शरण नहीं मिली बाद में, और भटकते हुए इसकी मृत्यु हो गई। अब बात आती है कि बक्सर का युद्ध ये कंप्लीट हुआ है हमारा, तो बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम निकले? परिणाम, तो परिणाम क्या हुआ कि पहला परिणाम, बंगाल पर पूर्ण अधिकार, यानी बंगाल विजय स्थायी हो गई। बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया, तो बंगाल पर अब पूर्ण अधिकार किसका हो गया? इनका हो गया। फिर इन्हें मिले व्यापारिक एकाधिकार मिला, इनको व्यापार में एकाधिकार मिल गया। इसके कारण इस विजय के पश्चात व्यापार में इनका वर्चस्व बढ़ा। फिर तीसरा जो हम देखते हैं यहाँ पर, तीसरा जो इसका प्रभाव रहा कि व्यापारिक एकाधिकार हमें प्राप्त हो गया, यानी व्यापार में इनका काफी ज्यादा महत्व बढ़ा। बंगाल पर भी इनका अधिकार हो गया। अब बंगाल में उन्हें कोई चुनौती देने वाला नहीं था। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं आखिरकार कि इसके पश्चात उन्होंने और क्या काम किए हैं। तो अगला तीसरा जो कारण है, तीसरी जो बात है, वो तीसरी बात हमारी यहाँ पे ये है कि आखिरकार इस युद्ध के पश्चात जो हमारे बंगाल पर अधिकार होने के पश्चात इनको दीवानी कार्य प्राप्त हुए। दीवानी मतलब यानी राजस्व से जुड़े हुए काम इन्हें प्राप्त हुए। तो फिर अगला क्या हुआ कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी ही थी। यह कि कहां पर 50,000 तक की सेना और कहीं पर 7,000 की सेना, 7,000 की सेना ने आखिरकार इतनी विशाल सेना को पराजित कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि पूरे भारत में अंग्रेजों की स्थिति में काफी ज्यादा विकास हुआ, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, उनको लोग मानने लगे कि आखिरकार अंग्रेज भारत में एक शक्तिशाली सत्ता स्थापित कर सकते हैं, वह एक शक्तिशाली वर्ग है, उसके पास सैनिक कौशल है, उन्हें सेना में उन्हें काफी अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। तो यह बात यहाँ पर की जाती है कि आखिरकार यहाँ पर जो थी
कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा, उनकी यानी कह सकते हो उनका सम्मान बढ़ा यहां पर। अब बंगाल से नवाब शासन कांत, अब पहले बंगाल पे शासन नवाब कर रहे थे, पैसे से मतलब उन्हें था, पर अब इसके बाद में क्या हुआ, इससे बंगाल के शासन में नवाब शासन नहीं रहा, अब डायरेक्ट शासन कौन कर रही है, कंपनी ही कर रही है, ब्रिटिश कंपनी शासन करने लग गई। अब छठा क्या रहा, छठा यह रहा कि बंगाल पर शासन अब नवाबों का न रह के इनका शासन हो गया, तो अब क्या हुआ, इनका क्षेत्राधिकार बढ़ा। अब क्या हुआ कि इनका क्षेत्राधिकार और भी अधिक बढ़ गया, अब यह बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन करने लग गए। पहले इनके पास कलकत्ता और आसपास के कुछ 24 परगनों की जागीर थी, अब इन्होंने इसे और ज्यादा बढ़ा दिया। अब सातवां क्या हुआ कि अवध पर अंग्रेजी प्रभाव, यानी जो अवध की जागीर थी, अब वो भी इस युद्ध में शामिल हुई थी, अवध के राजा सुजाउद्दौला इसमें शामिल हुए, तो जब इस युद्ध में पराजित हुए तो आखिरकार उनकी पराजय हुई, तो अवध पर भी अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा, अंग्रेजी सत्ता का प्रभाव पड़ा। फिर दिल्ली पर अंग्रेजी सत्ता का प्रभाव, यानी दिल्ली के बादशाह भी इससे प्रभावित हुए, अब मुगल भी इस चीज में शामिल हो गए, मुगलों पर भी इसका प्रभाव बढ़ा। अब नौवां क्या है कि भारतीय सैनिक कमजोरी उजागर, यानी जो भारतीय सैनिकों की पद्धति थी, 40-50 हजार की सेना थी, प्लासी के युद्ध में भी लगभग इतनी थी, तो आखिरकार इतनी कम सेना से कैसे हार गए वो लोग, तो आखिरकार उनकी रणनीति कैसे असफल रही, उनका युद्ध कौशल इतना कम कैसे रहा, तो उनके बीच में कुछ ना कोई कमजोरी थी, कुछ ना कुछ कमी थी, तो इन्हीं कमी की चर्चा यहाँ पर की जाती है कि आखिरकार यहाँ पर यानी बीच का भेदी रखा जाता था। जैसे कि जितनी बार भी युद्ध किया गया है अंग्रेजों द्वारा, तो इन्होंने साफ सुथरा युद्ध नहीं किया है, इन्होंने किसी न किसी बीच के आदमी को पकड़ा है, सारी जानकारी प्राप्त की है, भेद पटक दिए, भेद पटकने के बाद में इन्होंने काम किया है, इन्होंने युद्ध सीधा नहीं किया है। तो जैसे भारतीय लोग आदर्शों के अनुसार युद्ध करते थे, वह छल नहीं करते थे, तो अंग्रेजों छल के द्वारा भी युद्ध हो तो हमें कोई परेशानी नहीं है, वो छल के द्वारा भी युद्ध करना जानते थे। तो इस तरीके से भारतीय जो सैनिक कमजोरियां थी वो उजागर हुई, और अंग्रेजों की सैनिक यानी हम कह सकते हैं 10वां हम कह सकते हैं अंग्रेजी सेना की प्रतिष्ठा बढ़ी, यानी इससे क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना थी उसकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई। अब अंग्रेजी सेना क्या करती है, अंग्रेजी सेना अपने आप में और ज्यादा विकसित हो गई, वह अब क्या करती थी, अपने आप में और ज्यादा उनका विस्तार हुआ, उनमें मैं आ गई कि क्योंकि उन्होंने दो इतने बड़े बड़े क्षेत्रों के शासकों को और पराजित किया। बंगाल में तो उन्होंने विजय प्राप्त की है, परंतु अवध और दिल्ली के सुल्तान को भी उन्होंने उनकी सेना को भी पराजित कर दिया, तो आखिरकार उन्होंने अपनी सैनिक योग्यता साबित की। तो इस प्रकार यह परिणाम निकले। तो यह बक्सर के युद्ध के परिणाम हैं। अब बक्सर के युद्ध के बाद में दो संधियां हुई, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, और दूसरी संधि है वो भी है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, ये दो संधियां हुई थी। तो
यह है 2 संधियां हम डिस्कस कर लेते हैं। इलाहाबाद की जो पहली संधि है वो किस किस के बीच में हुई है? तो इलाहाबाद की पहली संधि हुई है अंग्रेज व सुजाऊ दौला के मध्य। किस किस के मध्य हुई है? अंग्रेज और सुजाऊ दौला के मध्य। ठीक है, तो अंग्रेज और सुजाऊ दौला के मध्य ये संधि हुई। कब हुई है? डेट है 16 अगस्त 1765 ईस्वी। 16 अगस्त 1765 ईस्वी को यह संधि हुई थी। किस किस के बीच में? अंग्रेज और सुजाऊ दौला की मध्य हुई 16 अगस्त 1765 ईस्वी में संधि हुई। इलाहाबाद में यह संधि हुई, इस कारण इसको इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। अब इसी प्रकार से यह संधि किसके बीच में हुई? यह भी अंग्रेज और शाह आलम के मध्य हुई। यह अंग्रेज व शाह आलम के मध्य संधि हुई। अब यह संधि की प्रॉपर डेट नहीं मिलती, परंतु अनुमान लगाया जाता है कि अगस्त में यह संधि हुई, अगस्त 1765 ईस्वी में। अगस्त 1765 ईस्वी में भी यही संधि हुई थी। इसे भी इलाहाबाद की द्वितीय संधि कहा जाता है। अब इसकी शर्तें क्या थी? आखिरकार हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि अंग्रेज व सुजाऊ दौला के मध्य हुई, तो आखिरकार कुछ ना कुछ शर्तें रही होंगी इस युद्ध, यानी युद्ध में विजय तो उन्होंने प्राप्त की है। तो इलाहाबाद की संधि के समय उनका क्या रोल रहा, इलाहाबाद की संधि में उन्हें किस प्रकार का उनका यानी रहा, तो वो सब बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि इलाहाबाद की जब संधि हुई तो इलाहाबाद की संधि की पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त तो क्षतिपूर्ति की थी। क्षतिपूर्ति यानी अंग्रेजों को जो नुकसान हुआ वो भरो। अब क्षतिपूर्ति के तौर पे राशि कितनी रखी गई? आखिरकार अगर सुजाऊ दौला को राशि भरनी है तो वह राशि आखिरकार कितनी हो सकती है? यहां पर लिखा गया 50 लाख रुपये। 50 लाख रुपये अवध का नवाब सुजाऊ दौला देगा अंग्रेजों को। किस लिए देगा? क्षतिपूर्ति की राशि देगा। ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि उसने शरण भी दी थी कासिम को, तो 50 लाख रुपए उससे मांगे गए क्षतिपूर्ति की राशि के तौर पर। तो इस प्रकार क्षतिपूर्ति की राशि 50 लाख रुपए तय की गई। फिर उसके बाद में कड़ा व इलाहाबाद, कड़ा व इलाहाबाद शाह आलम को प्रदान करें। यानी जो मुगल बादशाह था शाह आलम, उसे कड़ा और इलाहाबाद की जो जागीरें थी वो वापस कर दी जाए, क्योंकि ये क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र है, गंगा का क्षेत्र है। तो यहाँ पर एक उपयोगी क्षेत्र होने के कारण क्या किया कि यह क्षेत्र शाह आलम को प्रदान किया गया। अंग्रेजों की कूटनीति थी यह। तो अंग्रेजों की कूटनीति किस प्रकार थी कि दिल्ली के बादशाह को खुश करो किसी भी प्रकार से। आज नहीं तो कल दिल्ली का बादशाह हमारे काम आएगा। दिल्ली के बादशाह को अगर हम खुश करेंगे तो दिल्ली का बादशाह खुश होकर हमें भी कुछ यानी सौगातें प्रदान कर देगा। तो क्या हुआ कि कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र है ना, शाह आलम को प्रदान करवा दिया गया, शाह आलम को दे दिया गया। शाह आलम को जब ये प्रदान करवा दिया गया तो शाह आलम को प्रदान करने के पश्चात उन्होंने क्या किया, इससे मुगल बादशाह को खुश करने का काम किया गया। अब तीसरी जो शर्त है वो है बनारस का शासन बलवंत सिंह
को सौंपा जाए। यह अगली शर्त रखी गई कि बनारस का जो शासन है वो बलवंत सिंह को दे दिया जाए। तो अब बनारस का शासन कौन संभालेगा? बलवंत सिंह संभालेगा। तो इस चीज की बात भी इस समय की गई। ठीक है, तो बनारस का शासन बलवंत सिंह को सौंपने की बात भी यहां पर की गई। फिर इसके अलावा जो चौथी है, अवध में अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हो, इसकी भी बात की गई। फिर यह बात की गई कि अवध के नवाब को अगर आवश्यकता पड़े, अगर अवध के नवाब को चाहिए कि वो आखिरकार उनको अगर परेशानी हो तो अंग्रेज उनकी सैनिक सहायता कर सकते हैं, अगर वो उन्हें बुलाएंगे। आज से वो मित्र हो गए, आगे अगर जरूरत पड़ी तो अंग्रेज उनकी सैनिक सहायता करेंगे। और इसी प्रकार से अगर अंग्रेजों को दिक्कत होती है तो अवध का नवाब भी उनकी सहायता करेगा। तो इस प्रकार ये प्रमुख शर्तें रही इलाहाबाद की संधि में। क्षतिपूर्ति की राशि 50 लाख वसूली गई। फिर इसके पश्चात कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम को दिलवाया गया। फिर बनारस का शासन बलवंत सिंह को प्रदान किया गया। अवध की व्यापारिक सुविधाएं मिली उन्हें। तो देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यतः क्षतिपूर्ति काम नहीं करी, ये दो चीजें काम की कि अवध का जो राज्य क्षेत्र है ना वो छोटा कर दिया गया। कड़ा और मानिकपुर जो था वो शाह आलम को दे दिया गया, कमजोर हो गया अवध। बनारस का क्षेत्र ये बलवंत सिंह को मिल गया। तो इस प्रकार से राज्यों के टुकड़े हो गए उसके। तो इन टुकड़ों के कारण क्या है कि अवध कमजोर पड़ गया। इसके बाद में अवध काफी कमजोर पड़ गया। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं इधर इलाहाबाद की संधि जो अंग्रेज और शाह आलम के मध्य हुई। शाह आलम आखिरकार दिल्ली का बादशाह है, युद्ध में हार गया तो भी क्या हुआ, दिल्ली पे तो अधिकार आपने किया नहीं है। और उस समय के जो तत्कालीन लोग हैं वो इसके सहयोगी थे, शाह आलम को सहयोग करते थे, शाह आलम के साथ थे। तो उस समय राजपूत शासक भी शाह आलम के साथ में थे, अवध का नवाब भी उनकी इज्जत करता था। तो आखिरकार उस समय ये बात हुई कि आखिरकार किस प्रकार से हम ना शाह आलम को यानी अंग्रेजों से जोड़ लें। तो अंग्रेजों ने बहुत ही चतुराई से ये कार्य किया कि आखिरकार हमें शाह आलम को किस प्रकार से अपने लिए या अपने आप से जोड़ना है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, शाह आलम से संधि करने के लिए कुछ शर्तें रखी जो नॉर्मल शर्तें थी। और शर्तें नहीं, एक तरह से कहूंगा मैं कि उपहार थे शाह आलम के लिए, यानी लुभावने होते ना, जैसे बच्चे को हम चॉकलेट दिखाते हैं तो उस तरीके से कुछ चीजें प्रदान की गई शाह आलम को और उसके आधार पर इनके काम बने। पहला तो क्या हुआ कि शाह आलम को क्या मिला, कड़ा व इलाहाबाद। कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम को प्राप्त हो गया। यानी दो क्षेत्र जो उपजाऊ क्षेत्र थे जिनसे उसको अच्छा खासा टैक्स मिल सकता था, वो क्षेत्र क्या हुआ, शाह आलम को प्राप्त हो गया। तो शाह आलम को यह क्षेत्र प्राप्त हुआ, कड़ा और इलाहाबाद का। कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र प्राप्त होने के पश्चात दूसरा काम क्या हुआ कि जो शाह आलम है उसने क्या किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनकी का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया। दीवानी अधिकार होता है कि दीवानी अधिकार मिलना, यानी एक तरह से आप क्या हो गए, अंग्रेज यहां के बन गए जागीरदार। अब वो दिल्ली के सुल्तान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र के क्या बन गए, जागीरदार बन गए। ये इनमें सबसे बड़ा टर्नओवर है कि कहां पे व्यापार करने आए थे और कहां जाकर एक सुल्तान की तरह वह शासन करने लग गए। अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्ति के पश्चात जब इलाहाबाद की संधि की तो उससे यह अंदाजा नहीं था कि उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जागीर प्राप्त
हो जाएगी। अब बात होती है कि यहां पर जागीर मिली है उन्हें, तो इसके बदले में क्या देना होगा। तो यह हुआ कि 26 लाख रुपये, उसके बदले इन्हें क्या देना पड़ा, 26 लाख रुपए दिए और व्यापारिक एकाधिकार कहां मिला, बंगाल क्षेत्र में। पूरे बंगाल क्षेत्र में अब आप ही व्यापार कर सकते हो। उस व्यापार का एकाधिकार किसे मिल गया, अंग्रेजों को मिल गया। अब बंगाल के कर्ता धर्ता कौन बन गए, अंग्रेज। 26 लाख रुपए प्राप्त होने से उसे क्या हुआ, वे व्यापारिक एकाधिकार मिल गए। बंगाल में वो व्यापारिक एकाधिकार का प्रयोग करने लग गए और व्यापारिक एकाधिकार का प्रयोग करते हुए 26 लाख देने से उन्हें एक तरह से कह सकते हो कि बहुत कुछ ही प्राप्त हो गया। इस प्रकार क्या हो सकता है कि शाह आलम भी अंग्रेजी प्रभाव में आ गया। तो इस प्रकार यह दोनों संधियां हुई, इनकी यह प्रमुख शर्तें थी। तो इन पॉइंटों के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आखिरकार यानी कुछ पैसों या कुछ क्षेत्रों के यानी हेर फेर से शाह आलम जैसा दिल्ली का बादशाह भी अंग्रेजी प्रभाव में आ गया। और इस प्रकार क्या हुआ कि अंग्रेजी प्रभाव में आने से क्या हुआ, सत्ता में थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा चेंज भी आया। और अब क्या है कि अंग्रेजी प्रभाव में आने से यानी दिल्ली के बादशाह का अंग्रेजी प्रभाव में आना, तो यानी क्योंकि तो पूरे भारत का बादशाह माना जाता था, तो पूरे भारत का बादशाह माना जाना एक अलग बात है, बादशाह होना अलग बात है। परंतु इस तरह की जब व्यवस्था बनी तो शाह आलम का इलाहाबाद की संधि करने के पश्चात अंग्रेजों से जो जुड़ाव स्थापित हुआ, उससे अंग्रेजों को प्रोत्साहन और अधिक मिला और उन्होंने भारत पर शासन करने की नीयत बना ली। जैसे ही उन्हें बंगाल का शासन प्राप्त हुआ, बंगाल का शासन प्राप्त होने के पश्चात उनके मन में ये स्थान तो बन चुका था कि आखिरकार हम भारत पर शासन कर सकते हैं। बंगाल पर अगर शासन कर सकते हैं तो हम बंगाल के बाद में हम भारत पर भी कर सकते हैं। और हम देखें तो मीर कासिम के समय, बंगाल के समय, वह दक्षिण भारत पर अभियान की भी सोच रहे थे, उसके लिए भी वह सहायता प्राप्त कर रहे थे, उनके लिए पैसे जुटा रहे थे, सेना तैयार कर रखी थी उन्होंने। तो ये प्रमुख कार्य उन्होंने उस समय किए, जिससे क्या हुआ कि उनसे उनका और अधिक चलन बढ़ा। तो इस प्रकार इन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने बंगाल में प्लासी के युद्ध से जो काम कंप्लीट यानी शुरुआत किया, बक्सर के युद्ध में उसे कंप्लीट कर दिया है। और इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेज जो व्यापारी बन के आए थे, अब वह शासक के रूप में अपना हाथ आजमाने लगे और एक शासक के तौर पे कार्य करना शुरू कर दिया। अब शासक के तौर पे कार्य करने शुरू कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने केवल बंगाल नहीं, अवध और दिल्ली के सुल्तान के साथ संधियां की और इन संधियों के द्वारा व्यापारिक और आर्थिक लाभ उन्होंने प्राप्त किए। और इसके पश्चात उन्होंने भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी विजय अभियान किए। अब हमारे निबंधात्मक क्वेश्चन कैसा आता है, एक निबंधात्मक क्वेश्चन मैं आपको इसका बताता हूँ जो कैसे बना था। जैसे BA थर्ड ईयर में ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर भी है कि प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य को बक्सर के युद्ध ने पूर्ण किया। प्लासी के अधूरे कार्य को बक्सर के युद्ध ने पूर्ण किया, इसे स्पष्ट करें। तो इसका यही एक तरह से एक लाइन है, कोटेशन है उसका, यानी जो है उसमें आपको प्लासी के युद्ध का वर्णन करना पड़ेगा और बक्सर के युद्ध का वर्णन करना पड़ेगा। होता ऐसा है कि प्लासी के युद्ध में उसे पूर्ण रूप से बंगाल तो प्राप्त नहीं हुआ, परंतु बंगाल पर पूर्ण रूप से उनका अधिकार कब प्राप्त होता है, बक्सर के युद्ध के पश्चात, और दिल्ली से भी स्वीकृति मिल जाती है। तो इसलिए यह चीज बहुत जरूरी है।